नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दे और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, AMCA जो भारत का एक 5.5 जनरेशन स्टील फाइटर है, उसमें दूसरा सीट ऐड करने के ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रही है। ये सीट खासतौर पर कॉम्बैट ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए हो सकता है। ये बात एक ADA ऑफिशियल ने इनडायरेक्टली कही है, पर उन्होंने इसे कंफर्म या डिनाई नहीं किया है। 2 सीटर वेरिएंट ट्रेनिंग या कन्वर्जन के लिए नहीं होगा, बल्कि ड्रोन मैनेजमेंट और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को इनहेंस करने के लिए डिजाइन किया जा सकता है। इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियली 2 सीटर AMCA की डिमांड नहीं की है, पर घातक UCAV जैसे ड्रोन को मैंडेट फाइटर के साथ इंटीग्रेट करना AMCA का एक स्ट्रेटेजिक विजन है। आज के मॉडर्न कॉम्बैट सिनारियो में ड्रोन का यूज बढ़ता जा रहा है और एक सिंगल सीट फाइटर के लिए ड्रोन स्वार्म को कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। अगर एक एडिशनल क्रू मेंबर्स, जिसे वेपन सिस्टम ऑफिसर कहा जाता है, वो यदि एयरक्राफ्ट में हो तो ड्रोन कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग को और एफिशिएंट बना सकता है। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए भी ड्रोन मैनेज किया जा सकता है, पर एक इंसान की प्रेजेंस रियल टाइम कॉम्बैट सिचुएशन में ज्यादा हेल्प कर सकती है। लेकिन स्टील्थ एयरक्राफ्ट में दूसरा सीट ऐड करना एक बड़ा डिजाइन चैलेंज है। एयरक्राफ्ट की स्टील्थ कैपेबिलिटी को मेंटेन करते हुए इसे स्ट्रेच करना होगा, जो काफी कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली हो जाता है। इसमें एयर फ्रेम, मटेरियल और इंटरनल वेपन लेआउट को भी दोबारा डिजाइन करना पड़ता है। फाइनल डिसीजन इस बात पर डिपेंड करेगी कि डेटा क्या कहती है, यानी कि डेवलपमेंट और ऑपरेशनल कॉस्ट कितनी होती है और क्या इसका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इतना बड़ा होगा कि इस पर इन्वेस्टमेंट जस्टिफाई हो सके। तभी डिसाइड होगा कि AMCA का 2 सीटर वर्जन बनाया जाएगा या नहीं। जैसा कि आपको पता होगा, DRDO अस्त्रा MK1 और MK2 की सफलता के बाद इसका अगला वर्जन अस्त्रा MK3 पर काम कर रहा है और इसका मकसद इंडिया की एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी को और मजबूत बनाना है। इस मिसाइल में नई तकनीक और लंबी रेंज का खास ध्यान रखा गया है। अस्त्रा MK3 का खास फीचर इसका रैमजेट इंजन है, जो मिसाइल को लंबी दूरी तक तेज रफ्तार और हाई मनूवर एबिलिटी देता है। इसका मतलब मिसाइल अपने टारगेट तक मिड कोर्स फ्लाइट में भी कंट्रोल बना सकता है। DRDO ने इस मिसाइल के ग्राउंड ट्रायल सफल तरीके से कंप्लीट कर लिया है और अब इसका एयर ट्रायल सुखोई 30 मार्क आई फाइटर जेट के साथ होने वाला है। ये मिसाइल 2 वर्जन में आएगा। पहला स्टैंडर्ड रैमजेट वेरिएंट, जिसमें AESS सीकर है, जो प्रिसाइज टारगेट ट्रैकिंग करता है। ये मिसाइल AWACS और लॉन्च प्लेटफॉर्म के साथ कोऑर्डिनेट करता है एक 2-वे डेटा लिंक से। इसका रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है, जो इसे हाई वैल्यू एरियल टारगेट के लिए परफेक्ट बनाता है। और दूसरा बूस्टर इनहेंस रैमजेट वेरिएंट है। इस वेरिएंट में एक एडिशनल बूस्टर स्टेज है, जो इसे और ज्यादा रेंज और स्पीड देता है। ये बड़े और दूर के टारगेट पर अटैक करने के लिए डिजाइन किया गया है, पर इस वर्जन का वजन ज्यादा होने के कारण सिर्फ उन्हीं एयरक्राफ्ट के लिए कंपेटिबल होगा जो हैवी हार्ड पॉइंट्स को हैंडल कर सके, जैसे कि सुखोई 30 मार्क आई। मिसाइल की परफॉर्मेंस काफी हद तक फाइटर जेट की रेडार कैपेबिलिटी पर डिपेंड करेगी, यानी कि लॉन्च एयरक्राफ्ट को एडवांस रेडार सिस्टम की जरूरत होगी, जो लंबी रेंज तक टारगेट को डिटेक्ट और ट्रैक कर सके। इंडियन एयरफोर्स को इस मिसाइल को अपने एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट करते वक्त ये सोचना होगा कि कौन से जेट्स इसके वजन और तकनीक इफिशिएंटली हैंडल कर पाएगा। ये डिसीजन इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर एक्वाजिशन अपग्रेड में भी असर डालेगा और अस्त्रा MK3 भारत की एयर डिफेंस को नई लेवल तक ले जाएगा और इंडियन एयरफोर्स के लिए एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज क्रिएट करेगा। इंडिया के इंडिजिनस जेट इंजन डेवलपमेंट पर एक खास रिपोर्ट आई है, जो कावेरी 2.0 और उसके डेरिवेटिव पर फोकस करती है। एक ऑफिशियल ने बताया कि कावेरी 2.0 या उसके अपग्रेडेड वर्जन सिर्फ 4th जनरेशन टेक्नोलॉजी पर लिमिटेड है। ये इंजन एरोस्पेस में एक बड़ा कदम है, लेकिन ये अभी 5th जनरेशन फाइटर जेट के प्रोपल्सन सिस्टम की एडवांस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते। 5th जनरेशन जेट इंजन, जो AMCA जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट के लिए जरूरी है, इसे बनाना एक बड़ी चुनौती है। ऑफिशियल का कहना है कि अगर सही इन्वेस्टमेंट मिले तो 5th जनरेशन इंजन डेवलपमेंट डूएबल है, लेकिन इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में लगभग 10 साल लग सकते हैं, जो AMCA प्रोग्राम के इमीडिएट नीड्स के लिए फिजिबल नहीं है। एक और मेजर इशू है कि इंडिया के पास जेट इंजन टेस्टिंग के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जैसे हाई एल्टीट्यूड और इंडोरेंस टेस्टिंग फैसिलिटी। पहले इंडिया को इन टेस्ट के लिए रसिया जाने की जरूरत होती थी, लेकिन अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिया इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का प्लान कर रही है, ताकि फॉरेन पार्टनर के साथ मिलकर एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सेस करना, डेवलपमेंट टाइम रिड्यूस करना और एक्सपर्टीज का फायदा उठाने का एम किया गया है। इस कोलैबोरेशन अप्रोच से हाई कॉस्ट और रिस्क भी कम हो सकती है और फ्यूचर में इंडिया का एरोस्पेस सेक्टर और स्ट्रॉन्ग बनेगा। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन और कोलैबोरेशन जरूरी है, ताकि इंडिया अपनी रीजनल पावर को और मजबूत कर सके।
जैसा कि आपको पता है, तेजस MK1 इंडिया का पहला स्वदेशी फाइटर जेट है। ये जेट 2013 में इंडियन एयरफोर्स के प्रोडक्शन के लिए अप्रूव हुआ, पर सिर्फ 40 एयरक्राफ्ट का छोटा ऑर्डर दिया गया। इस छोटे ऑर्डर की वजह से HAL प्रोडक्शन स्पीड नहीं बढ़ा सका और जेट की कॉस्ट भी ज्यादा हो गई। छोटा प्रोडक्शन स्केल होने की वजह से प्लेन्स की डिलीवरी स्लो हो गई और सेल्फ रिलायंस का टारगेट अचीव करना मुश्किल हो गया। इंडियन एयरफोर्स ने तेजस MK1 को एक एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट माना, क्योंकि उस टाइम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी जैसे एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, एडवांस कॉम्बैट फीचर की कमी थी और इंडियन एयरफोर्स का ज्यादा फोकस सुखोई 30 मार्क आई, मिराज 2000 और राफेल जैसे प्रूवन फॉरेन जेट को लेने पर था, जो उनकी जरूरत को तुरंत पूरा कर सकते थे। इस वजह से तेजस MK1 को बड़े ऑर्डर्स नहीं मिल सके और HAL को अपने प्रोडक्शन सिस्टम को स्केल अप करना मुश्किल हो गया। तेजस MK1 का प्रोडक्शन स्लो होने का एक और रीजन था टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन में डिले। एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट और टेस्टिंग में काफी टाइम लिया, जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स इस पर भरोसा करने में सावधान रहे। ये भी देखा गया कि तेजस MK1 की हायर कॉस्ट के कारण नए ऑर्डर्स का आना और मुश्किल हो गया, लेकिन अब हालत बदल रही है। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन गवर्नमेंट स्वदेशी प्रोडक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दे रही है। तेजस MK1 ने अपने आप को प्रूव किया और अब तेजस MK2 पर काम हो रहा है, जो मार्क 1 की सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। अगर नए फाइटर्स को बड़े ऑर्डर्स मिले तो इंडिया अपने डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह आत्मनिर्भर बना सकेगा और फ्यूचर के लिए और स्ट्रॉन्ग होगा। ये एयरक्राफ्ट देश के एरोस्पेस सेक्टर की बड़ी सक्सेस स्टोरी बन सकती है। भारत का AMCA प्रोग्राम एक और बड़ा कदम उठाने वाला है। ये एक ऐसे इंजन के विकास के लिए है जो 6th जनरेशन फाइटर जेट के लिए होगा। इस प्रोजेक्ट में फ्रांस की सेफ्रॉन कंपनी सबसे आगे है, लेकिन UK की रोल्स रॉयस और USA की जनरल इलेक्ट्रिक भी इस रेस में है। ये प्रोजेक्ट लगभग $5 बिलियन का होगा। इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ इंजन बनाने के लिए नहीं, बल्कि भारत में एक लोकल प्रोडक्शन लाइन सेट करने के लिए भी होगा। साथ ही इंजन के प्रोटोटाइप्स बनाने और उनका ग्राउंड और इन फ्लाइट टेस्टिंग के लिए भी फंड एलोकेट होगा। इस इंजन को 2032 से 33 तक प्रोडक्शन के लिए तैयार करने का प्लान है। इस प्रोसेस में पहले 3 इंजन ग्राउंड टेस्टिंग के लिए बनाए जाएंगे, जहां सभी टेक्निकल इशू को दूर किया जाएगा। उसके बाद ही इन फ्लाइट टेस्टिंग शुरू होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा प्रोडक्शन भारत में होगा और इंजन का हर एक कंपोनेंट्स यही मैन्युफैक्चर होगा। इसमें 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रॉमिस दिया गया है, जो भारत की सेल्फ रिलायंस पॉलिसी के लिए एक बड़ा कदम है। ये इंजन नए एडवांस फीचर के साथ बनेगा, जिसमें वेरिएबल साइकिल कैपेबिलिटीज हो सकती है। इसका मतलब है कि ये इंजन सबसोनिक और सुपरसोनिक दोनों स्पीड पर अच्छा परफॉर्म करेगा और फ्यूल इफिशियंसी भी बढ़ेगी। ये एक हिस्टोरिक प्रोजेक्ट होगा जो भारत के फाइटर जेट प्रोग्राम को नई लेवल पर ले जाएगा और देश के डिफेंस को और मजबूत करेगा। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।